तो दोस्तों एक बेहतरीन मूवी नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर हमें देखने को मिली है जिसका टाइटल है द रेबल रीच। जी हाँ दोस्तों, ये एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर मूवी है। तो आज इसी मूवी के बारे में पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग और साथ ही साथ स्टोरी के बारे में और कितनी इसकी लेंथ, क्या परफॉर्मेंस रही है, पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। रेबेल रिज एक आगामी अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे जेरेमी सॉलियर ने लिखा, निर्मित, निर्देशित और संपादित किया है। फिल्म में आरोन पियरे, डॉन जॉनसन, अन्ना सोफिया रॉब, डेविड डेनमैन, एमोरी कोहेन, स्टीव जिसिस, जिसेन जे, डाना ली और जेम्स क्रॉमवेल ने अभिनय किया है। रिबेल रिज को नेटफ्लिक्स द्वारा 6 सितंबर 2024 को रिलीज किया जाना है। आधार: शेल्बी स्प्रिंग्स के शहर में टेरी रिचमंड अपने चचेरे भाई के लिए जमानत जमा करने आया है, लेकिन उसकी बचत को चीफ सैंडी बर्न के नेतृत्व वाली एक भ्रष्ट स्थानीय पुलिस बल द्वारा अन्यायपूर्ण तरीके से जब्त कर लिया जाता है। कोर्ट क्लर्क समर मैकब्राइड की मदद से टेरी शेल्बी स्प्रिंग्स के भीतर एक व्यापक साजिश का पता लगाता है और किसी भी तरह से जमानत राशि वापस पाने का लक्ष्य रखता है। गालना: टेरी रिचमंड के रूप में एरॉन पियरे, डॉन जॉनसन चीफ सैंडी बर्न के रूप में, एना सोफिया रॉब समर मैकब्राइड के रूप में, डेविड डेनमैन अधिकारी इवान मार्स्टन के रूप में, एमोरी कोहेन अधिकारी स्टीव लेन के रूप में, स्टीव जिसिस इलियट, साने जे अधिकारी जेसिका सिम्स, डाना ली मिस्टर लियू के रूप में, जेम्स क्रॉमवेल न्यायाधीश के रूप में। उत्पादन: नवंबर 2019 में जॉन बॉयेगा जेरेमी सॉलियर द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म में अभिनय करने के लिए शामिल हुए। 1 फरवरी 2020 में डॉन जॉनसन, एरिन डोहर्टी, जेम्स बैजडेल, जिसेन जे और जेम्स क्रॉमवेल को कलाकारों में जोड़ा गया। 2 अप्रैल 2021 में एना सोफिया रॉब और एमोरी कोहेन शामिल हुए। रॉब ने डोहर्टी की जगह ली। 3 फिल्मांकन अप्रैल 2020 में शुरू होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 4-5 मुख्य फोटोग्राफी अंततः 3 मई 2021 को लुइसियाना में शुरू हुई। 6 जून 2021 में बॉयेगा ने पारिवारिक कारणों के कारण फिल्मांकन के दौरान परियोजना छोड़ दी। बॉयेगा के लिए प्रतिस्थापन खोजने के लिए फिल्मांकन रोक दिया गया। 7 बाद में यह बताया गया कि बॉयेगा ने कथित तौर पर कई कारणों से परियोजना को छोड़ दिया था, जिसमें स्क्रिप्ट और उनके समायोजन से असंतोष भी शामिल था। हालांकि बॉयेगा ने ऐसे आरोपों से इनकार किया। 8 अक्टूबर में आरोन पियरे ने बॉयेगा की जगह ली, जिसमें साने जे भी कलाकारों में शामिल हुई। 9 अप्रैल 2022 में डेविड डेनमैन को कलाकारों में जोड़ा गया, इससे पहले कि 25 अप्रैल को उत्पादन फिर से शुरू हो। 10-11 उत्पादन 24 जुलाई को समाप्त हुआ। 12 मार्च 2024 में सॉलियर ने कहा कि फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन के अंतिम चरण में थी। 13 मुक्त करना: रेबेल रिज 6 सितंबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। 14 स्वागत: समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 29 आलोचकों की 97% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 7.8/10 है। 15 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 17 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 78 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 16 जेरेमी सॉलियर बटा SONJE बटा सोन्याई, एक जन्म 10 जून 1976, 2 एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, छायाकार और पटकथा लेखक है। आजीविका: 2007 में उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म मर्डर पार्टी रिलीज की, जिसे उन्होंने अपने बचपन के दोस्त मैकॉन ब्लेयर के साथ लिखा और निर्देशित किया। उद्धरण आवश्यक: 2013 में उन्होंने ब्लू रूइन रिलीज किया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा मिली।
रॉटन टोमाटोज पर इसे 96% और मेटाक्रिटिक पर 77/100 रेटिंग मिली। उन्हें 2015 के फिल्म इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स में जॉन कैसवेट्स अवार्ड के लिए नामांकित किया गया और उन्होंने कांस में भाग लिया। उद्धरण वांछित 2015 में सॉल्नियर ने अपनी तीसरी फीचर फिल्म हॉरर थ्रिलर ग्रीन रूम का निर्देशन किया, जिसमें पैट्रिक स्टीवर्ट, एंटोन येल्चिन और इमोजेन पूट्स ने अभिनय किया। 3, 4, 5 फिल्म को A24 द्वारा वितरित किया गया था और रॉटन टोमाटोज पर इसकी 90% रेटिंग है। सॉल्नियर की नवीनतम फिल्म विलियम गिराल्डी के 2014 के थ्रिलर उपन्यास होल्ड द डार्क का नेटफ्लिक्स के लिए रूपांतरण है, जिसकी पटकथा मैकॉन ब्लेयर ने लिखी है। फिल्मोग्राफी। लघु फिल्म। वर्ष, शीर्षक, निदेशक, लेखक, डीओपी 1998 गोल्डफार्ब हा नहीं हा 2004 क्रैबवॉक हा हा हा। नील कोप एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है। उनकी फिल्मों में ओल्ड जॉय 2006, पैरानॉयड पार्क 2007, ग्रीन रूम 2015, आई डोंट फील एट होम इन दिस वर्ल्ड एनी मोर 2017 और शोइंग अप 2022 शामिल है। जीवन और कैरियर। पोर्टलैंड, ओरेगन में जन्मे और पलेबरे, कोप ने ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में वैंकूवर फिल्म स्कूल में भाग लिया, जहां उन्होंने फिल्म निर्माण में महारत हासिल की। कोप की पहली फीचर फिल्म केली रिचर्ड की ओल्ड जॉय थी, जो 2006 की एक फिल्म थी, जो दक्षिण पूर्व पोर्टलैंड के माउंट हुड में स्थित दो पुनर्मिलित दोस्तों के बारे में थी, जहां वे बड़े हुए थे। फिल्म की पटकथा पढ़ने के बाद वह कहानी के स्थानों से परिचित होने के कारण आंशिक रूप से इस परियोजना में शामिल हुए। उन्होंने माउंट हुड और बैगबी हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र को अपने स्टॉम्पिंग ग्राउंड के रूप में वर्णित किया। 3. वह फिल्म के प्री प्रोडक्शन में सक्रिय थे, एक लोकेशन स्काउट और लोकेशन मैनेजर के रूप में काम करते हुए, बचपन और युवावस्था से परिचित पिछली सड़कों और कैंपिंग ग्राउंड का इस्तेमाल करते थे। 3-4 फिल्मांकन के दौरान एकमात्र निर्माता के रूप में केली रिचर्ड ने कोप के बारे में कहा है, वह सहायक निर्देशक बन गए। वह हमारे ग्रिप थे। 4 उन्हें और अन्य प्रमुख ओल्ड जॉय क्रू सदस्यों को इंडिपेंडेंट स्पिरिट जॉन कैसवेट्स पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 5. कोप ने बाद में गस वान संत की 2007 की फिल्म पैरानॉयड पार्क का निर्माण किया, जिसने ओल्ड जॉय पर उनके काम के साथ मिलकर उन्हें इंडिपेंडेंट स्पिरिट पियागेट प्रोड्यूसर्स अवार्ड के साथ साथ पैरानॉयड पार्क के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में नामांकन दिलाया। 3. उन्होंने केली रिचर्ड की 2008 की फिल्म वेंडी एंड लूसी का भी निर्माण किया, जिसे वेंडी एंड ट्रेन चोर के कामकाजी शीर्षकों के तहत भी जाना जाता है। 2. और रिचर्ड की 2010 की फिल्म मीक कट ऑफ। इसके अतिरिक्त कोप ने रिचर्ड की 2013 की फिल्म नाइट मूव्स, निश्चित महिलाएं 2016, फर्स्ट काउ 2019। निर्माता के रूप में उनके अन्य कार्यों में मैकॉन ब्लेयर की आई डोंट फील एट होम इन दिस वर्ल्ड एनी मोर 2017, रितेश बत्रा की फोटोग्राफ 2019 और जेरेमी सॉलियर की 3 फिल्में ग्रीन रूम 2015, होल्ड द डार्क 2018 और आगामी रिबेल रिज शामिल है। कोप को 2017 में सनडांस इंस्टीट्यूट अमेजन स्टूडियोज प्रोड्यूसर अवार्ड मिला था और 2020 में फर्स्ट काउ को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम दिया गया था। उनकी फिल्मों को कई इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया है और उन्हें कान, बर्लिनले, वेनिस, टोरंटो, सनडांस और टेलुराइड सहित दुनिया भर के समारोहों में प्रदर्शित किया गया है। आरोन स्टोन पियरे, जन्म 7 जून 1994, एक अंग्रेजी अभिनेता है। प्रारंभिक जीवन। पियरे का जन्म 7 जून 1994 को ब्रिक्सटन, ग्रेटर लंदन में हुआ था। 2. वह जमैका, कुराकाओन और सिएरा लियोनियन वंश का है। 3. वह एक बच्चे के रूप में एथलेटिक्स और स्प्रिंटिंग में रुचि रखते थे और किशोरावस्था में अभिनय में रुचि विकसित की। 4. क्षेत्र बदलने के बाद
वह क्रॉयडन यंग पीपल्स थिएटर, क्रिप्ट में शामिल हो गए। 5-6 उन्होंने टोरंटो और लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट में प्रशिक्षण लेने से पहले लुईसहम कॉलेज, 7 में परफॉर्मिंग आर्ट्स की डिग्री ली, 8 और 2016 में स्नातक किया। 4 आजीविका। प्रारंभिक कार्य। पियरे BBC वन सीरीज द ए वर्ड के 2 एपिसोड में दिखाई दिए और स्काई अटलांटिक सीरीज ब्रिटानिया की सीरीज 1 में रोमन सैनिक एंटोनियस की भूमिका निभाई। 2018 में उन्होंने सिफी सीरीज क्रिप्टन में देवयम के रूप में अभिनय करना शुरू किया। 11, 12, 13 उसी वर्ष पियरे ने शेक्सपियर के ग्लोब में ओथेलो में कैसियो के रूप में अभिनय किया। 14-15 अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें इयान चार्ल्सन पुरस्कार प्रशंसा मिली। उन्होंने थिएटर रॉयल स्ट्रैटफोर्ड ईस्ट में किंग हेडली 2 के 2019 के प्रोडक्शन में लेनी हेनरी के साथ किंग की भूमिका निभाई। 16 दरार। अमेरिकी निर्देशक बैरी जेनकिंस ने पियरे को ओथेलो में देखा और उसके बाद उन्हें एक संदेश भेजा, जिसमें उन्हें अपनी नई सीरीज के लिए ऑडिशन देने के लिए आमंत्रित किया गया। पियरे को मई 2021 में अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई अंडरग्राउंड रेलरोड में सीजर की भूमिका मिली। 17-18 जुलाई 2021 में पियरे एम. नाइट श्यामलन की फिल्म ओल्ड में मिडसाइज्ड सेडान बटा ब्रेंडन के रूप में दिखाई दिए। 19-20 अगस्त 2021 में यह बताया गया कि पियरे एक लायन किंग फिल्म में बैरी जेनकिंस के साथ एक युवा मुफासा के रूप में फिर से काम करेंगे। 21 अक्टूबर 2021 में पियरे आगामी फिल्मों रिबेल रिज, जॉन बॉयगा के पारिवारिक कारणों से पद छोड़ने के बाद 22 और फो के कलाकारों में शामिल हो गए, जो इयान रीड के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण है। 23 फरवरी 2022 में पियरे आगामी सुपरहीरो फिल्म ब्लेड के कलाकारों में शामिल हो गए, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सेट है और 7 नवंबर 2025 को रिलीज होने वाली है। 24 लेकिन स्क्रिप्ट के पुनर्लेखन के परिणामस्वरूप मार्च 2024 तक परियोजना से मुक्त कर दिया गया। 25 उन्होंने फिल्म ब्रदर में फ्रांसिस के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए 2023 में 11वें कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड्स में एक फिल्म में सर्वश्रेष्ठ सहायक प्रदर्शन के लिए कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड जीता। 26 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2021 पुराना मध्यम आकार की सेडान बटा ब्रेंडन। 27 2022 भाई फ्रांसिस। 2023 शत्रु टेरेंस। 2024 विद्रोही रिज, टेरी रिचमंड डाक उत्पादन। मुफासा, द लायन किंग मुफासा, आवाज उत्पादन में। डॉन वेन जॉनसन, 1, 2, 3 जन्म 15 दिसंबर 1949, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्होंने 1980 के दशक की टेलीविजन सीरीज मियामी वाइस में जेम्स सन्नी क्रॉकेट की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने गोल्डन ग्लोब जीता और प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन प्राप्त किया। उन्होंने 1990 के दशक की सीरीज नैश ब्रिजेस में भी मुख्य किरदार निभाया। जॉनसन को 1996 में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला। जॉनसन ए बॉय एंड हिज डॉग 1975, टिन कप 1996, माचेटे 2010, जेंगो अनचेंड 2012 और नाइव्स आउट 2019 जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। एक गायक के रूप में उन्होंने हार्टबीट 1986 और लेट इट रोल 1989 एल्बम जारी किए। हार्टबीट का उनका कवर संस्करण बिलबोर्ड हॉट 100 पर नंबर 5 पर पहुंच गया। प्रारंभिक जीवन। जॉनसन का जन्म 15 दिसंबर 1949 को उनकी दादी के घर 5 फ्लैट क्रीक, मिसौरी में हुआ था। 6 उनकी मां नेल नी विल्सन 1933 से 1975 एक ब्यूटिशियन थीं। उनके पिता फ्रेडी वेन जॉनसन 1930 से 2017 एक किसान थे। 2-3 उनके जन्म के समय
जॉनसन के माता और पिता क्रमशः 16 और 19 वर्ष के थे। 7. जॉनसन का पालन पोषण विचिटा, कंसास में हुआ, जहां उनके माता पिता तब चले गए जब वह 5 साल के थे और जहां उनके पिता बोइंग एयरक्राफ्ट में काम करते थे। 8. उन्होंने विचिटा साउथ हाई स्कूल से स्नातक किया, जहां वे हाई स्कूल के थिएटर कार्यक्रम में शामिल थे। एक सीनियर के रूप में उन्होंने वेस्ट साइड स्टोरी में टोनी की मुख्य भूमिका निभाई। उनकी जीवनी में उल्लेख किया गया है कि वे पहले बर्न कॉर्क एंड मेलोडी और द हुलाबालू में दिखाई दिए थे। 1967 में हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने एक थिएटर प्रमुख के रूप में कैंसस विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन 1 साल बाद ही पढ़ाई छोड़ दी। 7. बाद में वे अमेरिकन कंजर्वेटरी थिएटर में भाग लेने के लिए सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया चले गए। 7. अभिनय कैरियर। प्रारंभिक वर्षों। जॉनसन की पहली प्रमुख भूमिका 1969 के लॉस एंजिल्स स्टेज प्रोडक्शन फॉर्च्यून एंड मेनसाइज में थी, जिसमें उन्होंने स्मिटी की मुख्य भूमिका निभाई थी। 10, 11, 12 नाटक में जॉनसन द्वारा चित्रित एक चौंकाने वाला यथार्थवादी जेल बलात्कार दृश्य शामिल था। 13, इस प्रदर्शन के कारण जल्दी ही भुला दी गई फिल्म द मैजिक गार्डन ऑफ स्टेनली स्वीटहार्ट 1970 बनी। जॉनसन ने स्टारडम में सेंध लगाए बिना मंच, फिल्म और टेलीविजन पर काम करना जारी रखा। इस अवधि की उनकी उल्लेखनीय फिल्में जकारिया 1971, द हेरड एक्सपेरिमेंट 1973, एक फिल्म जिसमें जॉनसन ने सामने से नग्नता प्रदर्शित की, 14, 15, लॉलीपॉप एंड रोजेज 1974 और ए बॉय एंड हिज डॉग 1975। मायामी वाइस 1984 में खुद को एक टीवी अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष करने के वर्षों के बाद जॉनसन ने माइकल मान बटा यूनिवर्सल टेलीविजन पुलिस श्रृंखला मियामी वाइस में अंडरकवर पुलिस जासूस सन्नी क्रॉकेट के रूप में एक अभिनीत भूमिका निभाई। 17, यह शो 1984 से 1990 तक चला। 18, मियामी वाइस ने जॉनसन को एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्टार बना दिया। 19, रोलिंग स्टोन के अनुसार रीगन युग में डॉन जॉनसन की तुलना में किसी के पास अधिक स्वैगर नहीं था। मियामी वाइस के सन्नी क्रॉकेट के रूप में अंडरकवर जासूस और पेशेवर स्टबल कल्टीवेटर जो अपने पालतू मगरमच्छ एल्विस के साथ एक हाउसबोट पर रहता था, उसने कोक बिंज और लेम्बोर्गिनी के युग में मर्दाना कूल का प्रतीक था। 20, सन्नी क्रॉकेट का किरदार आम तौर पर पेस्टल कॉटन टी शर्ट के ऊपर $1000 के वर्साचे और अरमानी सूट पहनता था, फेरारी चलाता था, रोलेक्स और एबेल की महंगी घड़ियां पहनता था और एंडेवर याट पर रहता था। 21, 22, 23, 24 मियामी वाइस संगीत और छायांकन के क्रांतिकारी उपयोग, 25 और पुलिस ड्रामा शैली पर अपनी शानदार प्रस्तुति के लिए विख्यात था। 26, शो में क्रॉकेट के साथ ही रिकार्डो टुब्स थे, जिनका किरदार फिलिप माइकल थॉमस ने निभाया था। 27, मियामी वाइस में जॉनसन के काम ने उन्हें 1986 में टेलीविजन सीरीज ड्रामा में एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिलाया। 28, जॉनसन को 1987 में उसी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 29, उन्हें 1985 में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड एक्टर के लिए एमी अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया था। 30, 31, मियामी वाइस पर सीजन के बीच जॉनसन ने 1985 में द लॉन्ग हॉट समर के रीमेक जैसे टीवी मिनी सीरीज के जरिए और प्रसिद्धि हासिल की। 32, मियामी वाइस पर रहने के दौरान उन्होंने 1 घंटे का म्यूजिक वीडियो पे केबल प्रोग्राम बनाया था, जिसमें जॉनसन द्वारा होस्ट किए गए कार्यक्रमों के वीडियो कैसेट वर्षन वितरक CBS, फॉक्स वीडियो द्वारा संभाले जा रहे थे। यह प्रोजेक्ट उनके पहले एल्बम हार्टबीट से जुड़ा था, जो 1986 में CBS एपिक रिकॉर्ड्स से उपलब्ध हुआ था। 33, नैश ब्रिज। जॉनसन ने बाद में 1996 से 2001 के CBS टीवी पुलिस ड्रामा नैश ब्रिजेस में चीच मारिन, जेफ पेरी, जेमे पी. गोमेज, केली हू,
वेंडी मोनिज, एनेट ओटोल, जोडी लिन ओकीफ के साथ उनकी बेटी कैसिडी और जेम्स गैमन के साथ उनके पिता निक की भूमिका निभाई। जॉनसन ने सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग के लिए एक इंस्पेक्टर, बाद में कप्तान के रूप में पदोन्नत, की शीर्षक भूमिका निभाई। नैश ब्रिजेस में जॉनसन को फिर से एक चमकदार परिवर्तनीय कार, एक पीले रंग की 1971 प्लायमाउथ बाराकुरा के साथ जोड़ा गया था। 34 2001至2010 2005 की शरद ऋतु में जॉनसन ने WB कोर्टरूम टेलीविजन ड्रामा शो जस्ट लीगल में एक युवा और आदर्शवादी शिष्य साथी, जे बारूचेल, के साथ एक थके हुए वकील की भूमिका निभाई। शो को अक्टूबर 2005 में रद्द कर दिया गया था क्योंकि 8 में से केवल 3 एपिसोड प्रसारित हुए थे। जनवरी 2007 में जॉनसन ने लंदन के वेस्ट एंड प्रोडक्शन के गाइज एंड डॉल्स में नाथन डेट्रोइट के रूप में काम करना शुरू किया। 35 जॉनसन ने नॉर्वेजियन कॉमेडी लैंग फ्लैट बॉलर 2, लॉन्ग फ्लैट बॉल्स 2 में भी भूमिका निभाई थी, जिसका निर्देशन जॉनसन के दोस्त हेराल्ड ज्वार्ट ने किया था। जॉनसन ने ज्वार्ट के पक्ष में यह फिल्म बनाई थी। यह फिल्म 14 मार्च 2008 को नॉर्वे में लॉन्च की गई थी, जिसमें जॉनसन प्रीमियर में नजर आए थे। इसके बाद वे डैनी डेविटो, एंजेलिका ह्यूस्टन और क्रिस्टन बेल के साथ व्हेन इन रोम में नजर आए। 36 जॉनसन ने रॉबर्ट रोड्रिगेज की फिल्म माचेटे में सहायक भूमिका निभाई थी। जॉनसन ने वॉन जैक्सन की भूमिका निभाई, एक विकृत सीमा चौकसी जो एक छोटी सेना का नेतृत्व कर रही थी। यह फिल्म 3 सितंबर 2010 को रिलीज हुई थी। अक्टूबर 2010 में वह HBO सीरीज ईस्टबाउंड एंड डाउन में दिखाई देने लगे, जहां उन्होंने केनी पॉवर्स के लंबे समय से खोए पिता की भूमिका निभाई, जो एडुआर्डो सांचेज के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने लेब्रोन जेम्स के साथ नाइकी के विज्ञापन में सन्नी क्रॉकेट के रूप में अपनी भूमिका को भी दोहराया, जिसमें NBA खिलाड़ी अभिनय करने के बारे में सोचता है, और मियामी वाइस में जॉनसन के साथ दिखाई देता है। 37 2011 वर्तमान सितंबर 2011 में जॉनसन ने जेसन सुदेकिस के साथ कॉमेडी ए गुड ओल्ड फैशन ऑर्जी में कैमियो किया था। 38 जॉनसन ने 2012 की क्वेंटिन टारनटिनो फिल्म जंगो अनचेंड में एक सहायक भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने स्पेंसर बिग डैडी बेनेट नामक एक दक्षिणी बागान मालिक की भूमिका निभाई थी। 39 2014 में जॉनसन ने जिम मिकल की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित अपराध फिल्म कोल्ड इन जुलाई में सैम शेपर्ड और माइकल सी. हॉल के साथ जिम बॉब के चरित्र के रूप में अभिनय किया. 40 2015 में जॉनसन ने ABC प्राइम टाइम सोप ओपेरा ब्लड एंड ऑयल में अभिनय करना शुरू किया. 41 2018 में उन्होंने बिल होल्डरमैन की रोमांटिक कॉमेडी बुक क्लब में जेन फोंडा द्वारा निभाई गई विवियन की प्रेमिका आर्थर के किरदार में अभिनय किया. 42 201 में जॉनसन ने रियान जॉनसन की मर्डर मिस्ट्री नाइव्स आउट में रिचर्ड ड्रिसरेल की भूमिका निभाई. 43 और HBO सीरीज वॉचमैन में पुलिस प्रमुख जुड क्रॉफर्ड के रूप में अभिनय किया. 44 2021 में जॉनसन ने मई 2022 में इसके रद्द होने तक केनान में सहअभिनय किया. 45 वह 2021 में USA नेटवर्क पर सहकलाकार चीच मारिन के साथ नैश ब्रिजेस टेलीविजन फिल्म में भी दिखाई दिए. 46 अप्रैल 2024 में यह पता चला कि जॉनसन रयान मर्फी ड्रामा टेलीविजन सीरीज डॉक्टर ओडिसी में अभिनय करेंगे. 47 संगीत व्यवसाय. जॉनसन ने 1980 के दशक में पॉप संगीत के 2 एल्बम जारी किए. हार्टबीट 1986 में रिलीज हुआ. लेट इट रोल 1989 में रिलीज हुआ. उनका एकल हार्टबीट बिलबोर्ड हॉट 100 सिंगल्स चार्ट पर नंबर 5 पर पहुंच गया. 48 टिल आई लव्ड यू तत्कालीन प्रेमिका बारबरा स्ट्रीसैंड के साथ एक युगल गीत बिलबोर्ड हॉट 100 पर शीर्ष 40 हिट था. इसे 25 अक्टूबर 1988 को कोलंबिया रिकॉर्ड्स स्टूडियो एल्बम
टिल आई लव्ड यू पर रिलीज किया गया था। यह गीत 2002 में स्ट्रीसैंड एल्बम डुएट्स पर पुनः रिलीज किया गया था। व्यक्तिगत जीवन, रिश्ते और परिवार। जॉनसन 1989 में। जॉनसन ने 4 महिलाओं से 5 बार शादी की है। उनकी 3 शादियां संक्षिप्त थीं, पहले 2 कुछ ही दिनों में रद्द कर दिए गए थे। 49 जॉनसन की पहली 2 पत्नियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, हालांकि कहा जाता है कि वे एक नर्तकी और एक अमीर महिला थीं। 50 1971 के आसपास जॉनसन स्ववर्णित ग्रुपी पामेला डेस बेरेस के साथ रहते थे। 51 1972 की पहली छमाही के दौरान जॉनसन की मुलाकात मेलानी ग्रिफिथ से हुई, जो उनके द हेरड एक्सपेरिमेंट की सहकलाकार टिप्पी हेड्रान की 14 वर्षीय बेटी थी। 49 जब ग्रिफिथ 15 वर्ष की थी और जॉनसन 23 वर्ष की थी, तब वह और जॉनसन लॉरेल कैनियन में एक किराए के घर में साथ रहने लगे। 49 उसके 18वें जन्मदिन पर उनकी सगाई हुई और जनवरी 1976 में उनकी शादी हुई। वे जुलाई में अलग हो गए और नवंबर में तलाक हो गया। 52 53 1980 में जॉनसन ने अभिनेत्री निकोलेट शेरिडन की मां सैली एडम्स को डेट किया। 54 अगले वर्ष जनवरी में लॉस एंजल्स के एक रेस्तरां में उनकी मुलाकात पूर्व वॉरहोल मॉडल पैटी डियरबनविले से हुई। 55 यह जोड़ी 1981 से 1985 तक एक साथ रही, लेकिन कभी शादी नहीं की। 53 जॉनसन और डियरबनविले का एक बेटा है, जेसी वेन जॉनसन, जन्म 7 दिसंबर 1982। 56 अपनी 2000 की आत्मकथा साइबिल डिसोबीडियंस में साइबिल शेफर्ड ने टेलीविजन मिनीसीरीज द लॉन्ग हॉट समर 1985 के निर्माण के दौरान जॉनसन के साथ संपर्क के बारे में लिखा है। 57 जॉनसन का अगला रिश्ता बारबरा स्ट्रीसैंड के साथ था, जो कम से कम सितंबर 1988 तक चला। 49 स्ट्रीसैंड से संबंध तोड़ने के कुछ ही दिनों बाद जॉनसन, जो उस समय 38 वर्ष के थे, का नाम 18 वर्षीय उमा थुरमन से जोड़ा गया। 58 जॉनसन और ग्रिफिथ 1989 की शुरुआत में फिर से मिले और ग्रिफिथ ने एक बेटी को जन्म दिया। 49 डकोटा जॉनसन, जन्म 4 अक्टूबर 1989। जॉनसन और ग्रिफिथ उस वर्ष से 1996 तक फिर से शामिल रहे। 59 ग्रिफिथ के साथ फिर से जुड़ने से पहले जॉनसन कुछ समय के लिए डेड बैंक की सहकलाकार पेनेलोप एन मिलर के साथ जुड़े थे। 58 1996 से 1997 में जॉनसन ने जोडी लिन ओकीफ को डेट किया, जिन्होंने नैश ब्रिजेस में उनकी बेटी की भूमिका निभाई थी। 60 उस समय जॉनसन 47 वर्ष के थे, जबकि ओकीफ 18 वर्ष की थीं। 29 अप्रैल 1999 को जॉनसन ने सैन फ्रांसिस्को की सोशलाइट और मोंटेसरी नर्सरी स्कूल की शिक्षिका केली फ्लेगर, गवर्नर गेविन न्यूसम की पूर्व लंबे समय की प्रेमिका 61 से एन और गॉर्डन गेटी के पैसिफिक हाइट्स हवेली में शादी की। 62 अभिनेता रॉबर्ट वैगन ने बेस्ट मैन के रूप में काम किया और मेयर विली ब्राउन ने नागरिक समारोह की अध्यक्षता की। 62 जॉनसन और फ्लेगर के 3 बच्चे हैं, एक बेटी एथरटन ग्रेस, जन्म 28 दिसंबर 1999, 63 और 2 बेटे जैस्पर ब्रेकिनरिज, जन्म 6 जून 2002, 64 और डीकन, जन्म 29 अप्रैल 2006। 65 66 जॉनसन पत्रकार हंटर एस थॉम्पसन के सबसे अच्छे दोस्त थे, जो नैश ब्रिजेस के लिए लिखते थे। 67 और उनकी बेटी डकोटा थॉम्पसन को गॉडफादर फिगर के रूप में देखती थी। 68 पावरबोट रेसिंग 1986 में जॉनसन ने अपनी पहली मोटर स्पोर्ट जीत हासिल की। उन्होंने न्यू ऑरलियंस से सेंट लुइस तक मिसिसिपी नदी पर 1100 मील की पावरबोट रेस जीती। जहाज के साथियों द्वारा एक आक्रामक, निडर पायलट के रूप में पहचाने जाने वाले जॉनसन को गलती न करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उन्हें अमेरिकन पावर बोट एसोसिएशन के 1988 के ऑफशोर वर्ल्ड कप के विश्व चैंपियन का नाम दिया गया। 69
कानूनी मामले। नवंबर 2002 में स्विस जर्मन सीमा पर जर्मन सीमा शुल्क अधिकारियों ने जॉनसन की कार की नियमित तलाशी ली। 70 उनकी कार की डिक्की में 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लेनदेन के सबूत वाले बैंक स्टेटमेंट पाए गए। 70 71 72 उनकी काली मर्सिडीज बेज में उनके साथ 3 लोग थे, एक निवेश सलाहकार, एक निजी सहायक और एक तीसरा अज्ञात व्यक्ति जिसकी पहचान नहीं की जा सकी। 71 शुरू में यह सोचा गया था कि जॉनसन मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। 72 लेकिन उन्हें गलत काम करने से मुक्त कर दिया गया। 73 मई 2008 में वुडी क्रीक, कोलोराडो स्थित अपने घर को फौजदारी के कारण खोने के कुछ ही घंटों के भीतर जॉनसन ने अपना 14.5 मिलियन डॉलर का कर्ज चुका दिया। 74 जुलाई 2010 में लॉस एंजिल्स की एक जूरी ने प्रोडक्शन कंपनी राइशर एंटरटेनमेंट के खिलाफ एक मुकदमे में जॉनसन को 23.2 मिलियन डॉलर का पुरस्कार दिया, जिससे जॉनसन ने नैश ब्रिजेस के आधे कॉपीराइट के अपने स्वामित्व के अनुरूप मुनाफे का हिस्सा मांगा था। 75 राइशर ने घोषणा की कि वह फैसले के खिलाफ अपील करेगा। 75 जनवरी 2013 में राइशर ने 19 मिलियन डॉलर के भुगतान के साथ मुकदमे का निपटारा किया। 76 फिल्मोग्राफी। पतली परत। एना सोफिया रॉब, जन्म 8 दिसंबर 1993, एक अमेरिकी अभिनेत्री, मॉडल और गायिका है। उन्होंने टेलीविजन पर एक बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की और बिकॉज ऑफ विनडिक्सी 2005 में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। इसके बाद टिम बर्टन की चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री 2005 में वायलेट ब्यूरगार्ड की सहायक भूमिका निभाई। ब्रिज टू टेराबिथिया 2007 में लेस्ली बर्ग के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें पहचान और प्रशंसा दिलाई और 2 यंग आर्टिस्ट अवार्ड भी मिले। उन्हें 2011 की फिल्म सोल सर्फर में सर्फर बेथनी हैमिल्टन की भूमिका निभाने और द CW की सीरीज द कैरी डायरीज 2013 से 2014 में कैरी ब्रैडशॉ की मुख्य भूमिका के लिए व्यापक पहचान और प्रशंसा मिली। प्रारंभिक जीवन। रॉब का जन्म कोलोराडो के डेनवर में हुआ था। वे जेनेट, एक इंटीरियर डिजाइनर, और डेविड रॉब, एक वास्तुकार की एकमात्र संतान थे। 2, 3 उनका नाम उनकी नानी अन्ना सोफी और उनकी नानी अन्ना मैरी के नाम पर रखा गया था। 4, 5 रॉब डेनिश, अंग्रेजी, आयरिश, स्कॉटिश और स्वीडिश वंश का है। 6 वह एक धर्मनिष्ठ ईसाई घर में पली बड़ी और घर पर ही पढ़ाई की। 7, 8 उसने अभिनय में रुचि लेना शुरू कर दिया और अपने चर्च के मंच पर लोगों के सामने प्रदर्शन करके शुरुआत की। उसने 4.5 साल तक नृत्य और जिम्नास्टिक में प्रतिस्पर्धा की, लेकिन अभिनय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसे छोड़ दिया। 4 उन्होंने कोलोराडो के सेंटेनियल में अरापाहो हाई स्कूल में पढ़ाई की और 2012 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 9 आजीविका। ब्रिज टू टेराबिथिया में एना सोफिया रॉब द्वारा निभाए गए लेस्ली बर्ग के किरदार की बहुत प्रशंसा की गई। एक आलोचक ने उनके आकर्षक अभिनय का आनंद लिया और सोचा कि केवल कहानी की जीवंत युवा नायिका ही हमें इतना आकर्षित करती है कि हम उसकी परवाह करें। 8 साल की उम्र में रॉब को एक एजेंट ने स्काउट किया और वह और उसकी मां लॉस एंजिल्स चले गए। कई ऑडिशन के बाद रॉब को ब्रैट्स डॉल्स के लिए एक राष्ट्रीय विज्ञापन में प्रदर्शित होने के लिए आमंत्रित किया गया था। 11 मैकडॉनल्ड्स के लिए एक विज्ञापन में दिखाई देने के बाद रॉब ने टेलीविजन सीरीज ड्रेक एंड जोश के एक एपिसोड नंबर 1 फैन में एक छोटी भूमिका निभाई। उनकी पहली प्रमुख भूमिका टेलीविजन विशेष सामन था, एन अमेरिकन गर्ल हॉलिडे में शीर्षक चरित्र थी। 2005 में रॉब की 2 बड़ी स्क्रीन पर उपस्थिति लोकप्रिय बच्चों की किताबों के रूपांतरण थे। उन्होंने बिकॉज ऑफ विनडिक्सी में ओपल की भूमिका निभाई और टिम बर्टन के चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री के रूपांतरण में वायलेट ब्यूरेगार्ड की भूमिका निभाई। बाद वाली फिल्म दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता रही और इसने रॉब की लोकप्रियता को
किशोर दर्शकों के बीच बढ़ाने में मदद की। 2005 में रॉब ट्रेड क्लोथिंग का चेहरा थीं, जो लड़कियों के लिए एक फैशन लाइन को डिजाइन करने और मॉडल बनाने में मदद करती थीं। 2006 में उन्होंने कार्टून शो डैनी फैंटम में डेनियल दानी फेंटन की आवाज के रूप में अतिथि भूमिका निभाई थी। रॉब ने जोश हचरसन के साथ ब्रिज टू टेराबिथिया में लेस्ली बर्क की भूमिका निभाई, जो 16 फरवरी 2007 को अमेरिकी सिनेमाघरों में खुली। उन्होंने साउंड ट्रैक के लिए एक गीत रिकॉर्ड किया जिसका शीर्षक था कीप योर माइंड वाइड ओपन, और साथ के वीडियो को डिज्नी चैनल पर रोटेशन मिला। 4/12 यह गीत 1 मार्च 2007 के सप्ताह के दौरान बिलबोर्ड हॉट 100 पर 90वें स्थान पर पहुंच गया, जिससे रॉब को उसका पहला चार्टिंग सिंगल मिला। 13 रॉब भूमिका में आने से पहले पुस्तक की प्रशंसक थीं। 2013 में मैटेरियल गर्ल के एक कार्यक्रम में रॉब द रीपिंग, एव ड्रीम्स विल ट्रैवल, जंपर और स्पाई स्कूल में दिखाई दिए। कुल मिलाकर फिल्म की नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद स्लीप वॉकिंग में रॉब के प्रदर्शन ने प्रशंसा बटोरी। टाइम फिल्म समीक्षक रिचर्ड स्किकेल ने कहा, रॉब के काम में अद्भुत रेंज है। यह किसी युवा का असाधारण रूप से परिपक्व अभिनय है और वह बिना किसी मांग के हमारी सहानुभूति जीत लेती है। 2008 में उन्होंने द वर्ड ऑफ प्रॉमिस, नेक्स्ट जनरेशन, न्यू टेस्टामेंट, ड्रामेटाइज्ड ऑडियो बाइबल में मैरी मैगडलीन की आवाज रिकॉर्ड की। 15 उन्होंने रेस टू विच माउंटेन 2009 में भी अभिनय किया। 16 2010 में वह द स्पेस बिटवीन में दिखाई दीं। मई 2011 में रॉब को पैन में वेंडी डार्लिंग के रूप में अभिनय करने की घोषणा की गई थी, लेकिन बाद में वह इस परियोजना से बाहर हो गए। 3 फरवरी 2012 को बताया गया कि रॉब को लाइफ एट दीज स्पीड्स में एक भूमिका मिली थी। 19 उस महीने के अंत में रॉब को द CW के सेक्स एंड द सिटी प्रीक्वल, द कैरी डायरीज में युवा कैरी ब्रैडशॉ के रूप में लिया गया। 20 और किशोर कॉमेडी द वे बैक में दिखाई दिए। 21 अक्टूबर 2013 में रॉब ने फ्रैंक ग्रिलो, एड वेस्टविक, डायना एग्रोन, जॉन लेगुइजामो, मिनी ड्राइवर और मैगी क्यू के साथ अभिनय करते हुए एक कॉन्स्पिरेसी ऑन जेकिल आइलैंड के लिए फिल्मांकन शुरू किया। फिल्म का निर्देशन आराम रैपापोर्ट ने किया है और हिलेरी शोर, अतीत शाह और आरोन बेकर ने इसका निर्माण किया है। इसे 2017 में द क्रैश के नाम से रिलीज किया गया था। 22、23、24。रॉब ने 2016 से 2017 तक PBS सिविल वॉर ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज मर्सी स्ट्रीट में एलिस ग्रीन की भूमिका निभाई। 25。व्यक्तिगत जीवन रॉब ने 2014 में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, 26 और 2018 में स्नातक किया। 7 सितंबर 2021 को रॉब ने इंस्टाग्राम पर अपने प्रेमी ट्रेवर पॉल से सगाई की घोषणा की। 28 उन्होंने एक साल बाद 10 सितंबर 2022 को न्यूयॉर्क राज्य के कैट्सकिल और शवांगंग पहाड़ों में 3 दिवसीय समारोह में शादी की। 29、30。रॉब 2023 हॉलीवुड श्रम विवाद के दौरान बहुत सक्रिय और मुखर थे। डेविड डेनमैन, जन्म 25 जुलाई 1973, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्होंने अपनी फिल्मी शुरुआत द रिप्लेसमेंट्स से की। उनकी अन्य फीचर फिल्मों में बिग फिश, फेयर गेम, द नाइन्स, व्हेन ए स्ट्रेंजर कॉल्स, शटर, स्मार्ट पीपल, फैनबॉयज, लेट गो, आउट कोल्ड, आफ्टर अर्थ, जॉब्स, बीनीथ द हार्वेस्ट स्काई, मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन, द गिफ्ट, 13 हॉवर्स, पावर रेंजर्स, लोगन लकी, पजल, ब्राइटबर्न और द इक्वलाइजर 3 शामिल है। टेलीविजन पर डेनमैन को NBC सिटकॉम द ऑफिस में पाम बीसली के पूर्व मंगेतर रॉय एंडरसन की भूमिका के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, जिसके लिए उन्होंने कलाकारों की टुकड़ी के सदस्य के रूप में SAG पुरस्कार अर्जित किया। 2 उन्होंने HBO सीमित श्रृंखला नाटक मारे
ऑफ ईस्टरटाउन में फ्रैंक शीहान के रूप में भी अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डेनमैन का जन्म कैलिफोर्निया के न्यूपोर्ट बीच में हुआ था। 3. दक्षिणी कैलिफोर्निया में पलेबरे होने के दौरान उन्होंने 8 स्कूलों में पढ़ाई की। जब वह 9 साल के थे, तब उनका परिवार वाशिंगटन के सेक्विम में चला गया, जहां वे एक खेत में रहते थे, जो 2 साल तक चला। उसके बाद वे ऑरेंज काउंटी, कैलिफोर्निया लौट आए। उन्होंने फाउंटेन वैली हाई स्कूल से स्नातक किया, जहां उनके सहपाठियों में अभिनेता उमर मेटवली और लेखक निर्देशक क्रेग ब्रेवर शामिल थे। बाद में उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकन कंजर्वेटरी थिएटर में स्प्रिंग ट्रेनिंग कांग्रेस में भाग लिया। उन्होंने ऑरेंज कोस्ट कॉलेज में 2 साल बिताए, जहां उन्होंने 20 से ज्यादा प्रस्तुतियों में अभिनय किया और उनका निर्देशन किया। उन्होंने जुइलियार्ड स्कूल के ड्रामा डिवीजन 1993 से 1997, ग्रुप 26 से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री हासिल की। 5 जहां उनके सहपाठियों में सारा रामिरेज और एलन टुडिक शामिल थे। आजीविका। डेनमैन ने कीनू रीव्स और जीन हैकमैन के साथ वार्नर ब्रदर्स की फुटबॉल कॉमेडी द रिप्लेसमेंट में बधिर टाइटेंड के रूप में अपनी फिल्मी शुरुआत की। उनकी अन्य फीचर फिल्मों में फेयर गेम, फैनबॉयज, द नाइन्स, शटर, स्मार्ट पीपल, लेट गो, आउट कोल्ड और बिग फिश शामिल है। उनकी 2013 की फिल्मों में आफ्टर अर्थ, जॉब्स और ब्लू पोटैटो शामिल है। 2016 में डेनमैन ने 2012 के बेंगाजी हमले के बारे में माइकल बे की फिल्म 13 ऑवर्स में अभिनय किया। द ऑफिस के अलावा डेनमैन की अन्य टेलीविजन भूमिकाओं में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और अल्पकालिक फॉक्स कॉमेडी ट्रैफिक लाइट में माइक रेली और रॉबर्ट किर्कमैन की अल्पकालिक हॉरर सीरीज आउटकास्ट शामिल है। उन्होंने पेरेंटहुड में एड ब्रूक्स, ड्रॉप डेड दिवा में टोनी और एंजल में स्किप द डेमन के रूप में फिर से काम किया है। वे ईआर, द एक्स-फाइल्स, मैड मेन और ट्रू डिटेक्टिव जैसे टीवी शो में दिखाई दिए हैं। व्यक्तिगत जीवन। डेनमैन की शादी 2001 से 2010 तक निक्की बोयर से हुई थी। 8 सितंबर 2014 में डेनमैन ने अभिनेत्री और पूर्व मॉडल मर्सिडीज मेसन से शादी की। दंपति का पहला बच्चा केयस जनवरी 2018 में और दूसरा बच्चा सागन मई 2021 में हुआ। डेनमैन एक उत्साही ट्रायथलीट भी है। 9-10 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2000 प्रतिस्थापन ब्रायन मर्फी। 2001 बेहोश परछा। 2003 गायन जासूस बेट्टी डार्क के साथ सैनिक। बड़ी मछली डॉन प्राइस, आयु 18 से 22। 2006 जब कोई अजनबी फोन करता है, अधिकारी बरोज। 2007 द नाइन्स उत्तेजित आदमी, पैरोल अधिकारी। अगर मुझे पता होता कि मैं जीनियस हूं बेकर, नानबाई। लेना मार्टी निकोल्स। 2008 शटर ब्रूनो। स्मार्ट लोग विलियम। 2009 फैनबॉयज चेज। 2010 निष्पक्ष खेल घबराया हुआ डेव। 2011 जाने 2 वाल्टर डिशमैन। 2013 आफ्टर अर्थ प्राइवेट मैकक्वेरी। एमोरी इसाक कोहेन, जन्म 13 मार्च 1990, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्होंने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत आफ्टर स्कूल 2008 से की। उन्हें डेरेक सियानफ्रांस की फिल्म द प्लेस बियॉन्ड द पाइन्स 2012 में एजे क्रॉस, जॉन क्रॉली की फिल्म ब्रुकलिन 2015 में टोनी फियोरेलो और नेटफ्लिक्स सीरीज द ओए 2016 में होमर के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। कोहेन का जन्म मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में हुआ था। वे डोना नी एकरमैन की इकलौती संतान थे, जो एक प्रीस्कूल की निदेशक थी, और नोएल कोहेन एक संगीत शिक्षक थे। 3 वे यहूदी है। 4, 5, 6 और चौथी पीढ़ी के न्यूयॉर्कर है, जिनके पूर्वज रूस से आकर बसे थे। 7, 8 कोहेन ने
अल्मा व्हिटनी और ओस्कर सरस्की के निर्देशन में रॉबर्ट एफ वैगन जूनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी में द थ्रीपनी ओपेरा के स्कूल प्रोडक्शन में मिस्टर पीचम के रूप में अपना स्टेज डेब्यू किया। 9. उन्होंने 2008 में एलिजाबेथ इरविन हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में यूनिवर्सिटी ऑफ द आर्ट्स में अभिनय का अध्ययन करने के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति प्राप्त की। 10. उन्होंने न्यूयॉर्क में अभिनय का अध्ययन करने के लिए पढ़ाई छोड़ने से पहले 2 साल तक यूआर्ट्स में प्रशिक्षण लिया। आजीविका कोहेन ने 2008 में एजरा मिलर के साथ आफ्टर स्कूल में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। फिल्म का प्रीमियर 2008 के कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। 11. उनकी अगली भूमिका 2010 की ड्रामा फिल्म द हंग्री घोस्ट्स में थी। 12. 2012 में उन्होंने डेरेक सियानफ्रांस की क्राइम ड्रामा फिल्म द प्लेस बियॉन्ड द पाइन्स में ब्रैडली कूपर और डेन डेहान के साथ सह-अभिनय किया। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। 13. और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 14. स्मैश के पहले सीजन के दौरान उनकी एक आवर्ती भूमिका थी, जिसमें उन्होंने डेब्रा मेसिंग के किरदार के बेटे लियो की भूमिका निभाई थी। 15. और स्वतंत्र फिल्म फॉर में वेंडेल पियर्स के प्रेमी के रूप में अभिनय किया था। 16, 17, 18. 2014 में वे नाटक द गैम्बलर में एक टेनिस खिलाड़ी की भूमिका निभाते हुए और स्वतंत्र फिल्म बेनिथ द हार्वेस्ट स्काई में दिखाई दिए। 2015 में उन्होंने ब्रुकलिन में टोनी की भूमिका निभाई, जो साउरसे रोनन द्वारा निभाई गई एलिस की प्रेमिका है। रेक्स रीड ने उनके अद्भुत, गर्म और गहराई से छूने वाले प्रदर्शन की प्रशंसा की। 19 वैरायटी में क्रिस्टोफर टैपली ने लिखा कि ब्रुकलिन ने एक और याद दिलाया कि एमोरी कोहेन अपनी पीढ़ी के सबसे रोमांचक अभिनेताओं में से एक है। 20. कोहेन ने 2015 की स्वतंत्र फिल्म स्टीलिंग कार्स में फेलिसिटी हफमैन और विलियम एच. मैसी के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। बिली वायट के रूप में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सकारात्मक समीक्षा मिली। 21. 2016 में उन्होंने नेटफ्लिक्स सीरीज द ओए में अभिनय किया। 22. फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2008 स्कूल के बाद ट्रेवर न्यूयॉर्क मैं तुमसे प्यार करता हूं प्रोम तिथि अमान्य टेस और नाना जूसमैन लघु फिल्म 2009冬 K. Hoot, Matthew. 2012 Tsar June. देवदार के वृक्ष के पीछे एवरी एजे क्रॉस जूनियर नॉरईस्टर डैनी स्ट्राउट 2013 सब कुछ उज्ज्वल है लो फसल के आसमान के नीचे कैस्पर 2014 जुआरी दाया 2015 ब्रुकलिन एंथनी टोनी फियोरेलो स्टीव जिसिस ग्रीक जन्म 17 दिसंबर 1975 एक अमेरिकी अभिनेता, लेखक और निर्माता है। जे और मार्क डुप्लास के लंबे समय के दोस्त, वे उनकी कुछ प्रस्तुतियों में दिखाई दिए और सहनिर्माता रहे, जिनमें फिल्में बैगहेड 2008, साइरस 2010, द डूडेका पेंटाथलॉन 2012 और टीवी सीरीज टुगेदरनेस 2015 से 2016 शामिल है। वे 2013 की फिल्म हर सहित अन्य फिल्मों और टीवी शो में भी दिखाई दिए हैं। प्रारंभिक जीवन जिसिस का जन्म 17 दिसंबर 1975 को न्यू ऑरलियंस, लुइसियाना में हुआ था। वह ग्रीक वंश का है। 2. उन्होंने सभी पुरुषों वाले जेसुइट हाई स्कूल में पढ़ाई की। उनके सहपाठियों में मार्क डुप्लास और जे डुप्लास थे। वह दोनों को जानता था, हालांकि वह मार्क से बेहतर परिचित था, जो उससे 1 साल छोटा था, जैसे नहीं, जो उससे 3 साल बड़ा था। 3. जिसिस संगीत और संगीत थिएटर में बहुत रुचि रखते थे। आजीविका जिसिस ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत शॉर्ट फिल्म क्लाइंबिंग आउट 2002 से की। वह जे डुप्लास द्वारा निर्देशित और मार्क डुप्लास द्वारा लिखित लघु फिल्म द इंटरवेंशन में अभिनय करने गए। 4.
5 इसके बाद जिसिस लघु फिल्म मॉमाज बॉय में नजर आए। 6 2008 में जिसिस ने फिल्म बैगहेड में प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसे मार्क डुप्लास और जे डुप्लास ने लिखा और निर्देशित किया था, जिसका विश्व प्रीमियर 22 जनवरी 2008 को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 7 फेस्टिवल में इसे सोनी पिक्चर्स क्लासिक्स ने खरीद लिया और 13 जुलाई 2008 को रिलीज किया गया। 8 9 उसी वर्ष जिसिस लघु फिल्म लवोल्यूशन में दिखाई दिए। 2009 में जिसिस द ओवरबुक ब्रदर्स में दिखाई दिए, जिसका वर्ल्ड प्रीमियर साउथ बाय साउथवेस्ट में हुआ था। 11 उसी वर्ष जिसिस संडे मॉर्निंग, 1 द लीग, 12 और प्रोटोटाइप में दिखाई दिए। 2010 में जिसिस साइरस में दिखाई दिए। 13 जिसिस पार्क्स एंड रिक्रिएशन के 2 एपिसोड में दिखाई दिए। 14 उसी वर्ष जिसिस ने लघु फिल्म क्लेशनोव को लिखा, निर्देशित, निर्मित और संपादित किया। 15 2011 में जिसिस जेफ हु लिव्स एट होम में दिखाई दिए, जिसे मार्क डुप्लास और जे डुप्लास ने लिखा था। 16 फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 14 सितंबर 2011 को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। 17 2012 में जिसिस ने द डूडेका पेंटाथलॉन में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसे मार्क और जे डुप्लास ने भी लिखा था, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन भी किया था, जिसका प्रीमियर मार्च 2012 में साउथ बाय साउथवेस्ट में हुआ था। 18 यह फिल्म 26 जून 2012 को एक सीमित रिलीज से पहले वीडियो ऑन डिमांड के माध्यम से 26 जून 2012 को जारी की गई थी। 19 2013 में जिसिस ने बैड मिलो में मिलो की भूमिका को आवाज दी, जिसका प्रीमियर मार्च 2013 में साउथ बाय साउथवेस्ट में हुआ और अगस्त 2013 में रिलीज हुआ। 20-21 उसी वर्ष वह स्पाइक जोनस की हर में भी दिखाई दिए। 22 डुप्लास भाइयों के साथ मिलकर जिसिस ने HBO टीवी सीरीज टुगेदरनेस बनाई, जिसिस ने मार्क डुप्लास के किरदार के सबसे अच्छे दोस्त की भूमिका भी निभाई। 12-23 सीरीज का प्रीमियर 11 जनवरी 2015 को हुआ। 24 और यह 2 सीजन तक चली। 25 फिल्मोग्राफी पतली परत, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2002 चढ़ाई करना ब्रायंट लघु फिल्म। 2005 हस्तक्षेप स्टीव। 2006 माँ का लड़का जॉर्ज। 2008 बैगहेड कागज का टुकड़ा। 2008 लवोल्यूशन पापा लघु फिल्म। 2009 Overbook Brothers George। 2009 प्रोटोटाइप इरविन मार्क्वांड। 2010 साइरस जंग खाया हुआ। 2010 क्लेशनोव। जेम्स ओलिवर क्रॉमवेल, 1 जन्म 27 जनवरी 1940, एक अमेरिकी अभिनेता और कार्यकर्ता है। एक चरित्र अभिनेता के रूप में अपने व्यापक काम के लिए जाने जाते हैं। उन्हें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के साथ साथ बेब 1995 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन भी मिला है। अन्य उल्लेखनीय भूमिकाओं में स्टार ट्रेक, फर्स्ट कॉन्टैक्ट 1996, एले कॉन्फिडेंशियल 1997, डीप इम्पैक्ट 1998, द ग्रीन माइल 1999, स्पेस काउबॉयज 2000, 2 द लॉन्गेस्ट यार्ड 2005, 3 द क्वीन 2006, W 2008, सेक्रेटेरिएट 2010, द आर्टिस्ट 2011, स्टिल माइन 2013, मार्शल 2017 और एम्परर 2020 शामिल है। 4 उन्होंने स्पिरिट, स्टैलियन ऑफ द सिमरॉन 2002 और बिग हीरो 6 2014 में भी आवाज दी है। क्रॉमवेल को टेलीविजन में उनकी भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है, जिसमें एंजेल्स इन अमेरिका 2003, 6 फीट अंडर 2003 से 2005, अमेरिकन हॉरर स्टोरी, एसाइलम 2012 से 2013 शामिल है, जिसके लिए उन्होंने मिनीसीरीज या मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीता। बोर्डवॉक एम्पायर 2012 से 2013, द यंग पोप
2016, काउंटरपार्ट 2018 से 2019, सक्सेशन 2018 से 2023, जिसके लिए उन्होंने उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता के लिए 3 प्राइम टाइम एमी अवार्ड नामांकन अर्जित किए, और शुगर 2024। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। क्रॉमवेल का जन्म कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स में हुआ था। वह अभिनेत्री के जॉनसन और अभिनेता और निर्देशक जॉन क्रॉमवेल के बेटे हैं। 5 जिन्हें मैकार्थी युग के दौरान ब्लैकलिस्ट किया गया था। उनके माता-पिता का 1946 में तलाक हो गया। 7 उनके पास अंग्रेजी, जर्मन, आयरिश और स्कॉटिश वंश है। 8-9 उन्होंने 1958 में द हिल स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 10 और मिडिलबरी कॉलेज। 11 और कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने 1964 में बीएफए के साथ स्नातक किया। 12-13 उन्होंने एचबी स्टूडियो में अपना अभिनय प्रशिक्षण प्राप्त किया। 14 आजीविका। क्रॉमवेल का पहला टेलीविजन प्रदर्शन 1974 में द रॉकफोर्ड फाइल्स के एक एपिसोड में टेरी, एक टेनिस प्रशिक्षक की भूमिका में था। कुछ हफ्ते बाद 15 उन्होंने ऑल इन द फैमिली में स्ट्रेच कनिंघम के रूप में एक आवर्ती भूमिका शुरू की। 1975 में उन्होंने टेलीविजन पर बिल लुइस के रूप में शॉर्ट लिव्ड हॉट एल बाल्टीमोर में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई, और MSH के एपिसोड लास्ट लाफ में कैप्टन लियो बार्डोनारो के रूप में दिखाई दिए। 1 साल बाद उन्होंने नील साइमन की क्लासिक जासूसी स्पूफ मर्डर बाय डेथ में अपनी फिल्मी शुरुआत की। 16 क्रॉमवेल ने बार्नी मिलर 1977 से 1981 के 4 एपिसोड में 4 अलग-अलग किरदार निभाए। 1980 में क्रॉमवेल ने लंबे समय से चल रही टेलीविजन सीरीज लिटिल हाउस ऑन द प्रेरी के 2 भाग वाले एपिसोड लॉरा इंगल्स वाइल्डर में अतिथि भूमिका निभाई। उन्होंने अलमंजो वाइल्डर के पुराने दोस्तों में से एक हार्वे मिलर की भूमिका निभाई। उदाहरण आवश्यक। 1980 के दशक में क्रॉमवेल नियमित रूप से टेलीविजन पर काम करते रहे, लेकिन उन्होंने टैंक और रिवेंज ऑफ द नर्ड्स, दोनों 1984 में सहायक भूमिकाओं के साथ फिल्मों में काम किया। उन्होंने केविन पीटर हॉल के साथ सिटकॉम नाइट कोर्ट में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने एक मानसिक रोगी की भूमिका निभाई। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों बेब 1995, द पीपल वर्सेस लैरी फ्लिंट 1996, द एजुकेशन ऑफ लिटिल ट्री 1997, एले कॉन्फिडेंशियल 1997, द ग्रीन माइल 1999, द जनरल्स डॉटर 1999, स्नो फॉलिंग ऑन सीडर 1999, स्पेस काउबॉयज 2000 और द लॉन्गेस्ट यार्ड 2005 में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। क्रॉमवेल की पहली स्टार ट्रेक भूमिका 1990 में स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जनरेशन में सीजन 3 के एपिसोड द हंटेड में थी। उसके बाद 1993 के एपिसोड बर्थराइट पार्ट 1 में जगलोम श्रेक के रूप में। उन्होंने स्टार ट्रेक फर्स्ट कॉन्टैक्ट 1996, स्टार ट्रेक एंटरप्राइज पायलट एपिसोड ब्रोकन बो और 2022 स्टार ट्रेक लोअर डेक्स सीजन 3 प्रीमियर एपिसोड ग्राउंडेड में डॉ. जेफ्राम कोचरन की भूमिका भी निभाई। स्टार ट्रेक एंटरप्राइज एपिसोड इन ए मिरर डार्कली ने फर्स्ट कॉन्टैक्ट फुटेज में से कुछ का पुनः उपयोग किया। 17 क्रॉमवेल स्टार ट्रेक डीप स्पेस 9 एपिसोड स्टारशिप डाउन में हनोक के रूप में भी दिखाई दिए। उन्होंने ड्रीमवर्क्स की स्पिरिट स्टैलियन ऑफ द सिमरॉन में कर्नल की आवाज भी दी। 18 टेलीविजन फिल्म आरकेओ 281 में अखबार टाइकून विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट की भूमिका के लिए क्रॉमवेल को टेलीविजन मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता की श्रेणी में एमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। अगले वर्ष उन्हें एनबीसी मेडिकल ड्रामा सीरीज ईआर में बिशप लियोनेल स्टीवर्ट की भूमिका निभाने के लिए अपना दूसरा एमी पुरस्कार नामांकन मिला। 2004 में उन्होंने द वेस्ट विंग के एपिसोड द स्टॉर्मी प्रेजेंट में पूर्व राष्ट्रपति डी. वायर न्यूमैन की भूमिका निभाई। 2003 से 2005 तक
क्रॉमवेल ने HBO ड्रामा सीरीज 6 फीट अंडर में जॉर्ज सिबली की भूमिका निभाई, जिसने उन्हें 2003 में अपना तीसरा एमी पुरस्कार नामांकन दिलाया। अपने बाकी कलाकारों के साथ उन्हें 2005 और 2006 में ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी के लिए 2 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स के लिए भी नामांकित किया गया था। उन्होंने फॉक्स थ्रिलर ड्रामा सीरीज 24 के छठे सीजन में मुख्य किरदार जैक के पिता फिलिप बाउर की भूमिका भी निभाई। 19 अक्टूबर 2007 में क्रॉमवेल ने ड्रूइड थिएटर कंपनी के यूजीन ओनील के लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट के प्रोडक्शन में जेम्स टायरोन सीनियर की मुख्य भूमिका निभाई, जो कि अल्स्टर बैंक डबलिन थिएटर फेस्टिवल की 50वीं सालगिरह के हिस्से के रूप में डबलिन के गेटी में हुआ था। 20 उसी वर्ष उन्हें फिल्म में उनकी कलात्मक उपलब्धियों के लिए सैन लुइस ओबिस्पो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से किंग विडोर मेमोरियल पुरस्कार मिला। क्रॉमवेल ने ओलिवर स्टोन की 2008 में जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश की भूमिका निभाई, जो कि 2003 में इराक पर आक्रमण तक बुश के बेटे के सत्ता में आने की कहानी है। 21 क्रॉमवेल ने डिज्नी फिल्म बिग हीरो 6 जेम्स ओलिवर क्रॉमवेल, जन्म 27 जनवरी 1940, एक अमेरिकी अभिनेता और कार्यकर्ता है। एक चरित्र अभिनेता के रूप में अपने व्यापक काम के लिए जाने जाते हैं। उन्हें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के साथ साथ बेब 1995 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन भी मिला है। अन्य उल्लेखनीय भूमिकाओं में स्टार ट्रेक, फर्स्ट कॉन्टैक्ट 1996, एले कॉन्फिडेंशियल 1997, डीप इम्पैक्ट 1998, द ग्रीन माइल 1999, स्पेस काउबॉयज 2000, 2 द लॉन्गेस्ट यार्ड 2005, 3 द क्वीन 2006, W 2008, सेक्रेटेरिएट 2010, द आर्टिस्ट 2011, स्टिल माइन 2013, मार्शल 2017 और एम्परर 2020 शामिल है। 4 उन्होंने स्पिरिट, स्टैलियन ऑफ द सिमरॉन 2002 और बिग हीरो 6 2014 में भी आवाज दी है। क्रॉमवेल को टेलीविजन में उनकी भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है, जिसमें एंजेल्स इन अमेरिका 2003, 6 फीट अंडर 2003 से 2005, अमेरिकन हॉरर स्टोरी, एसाइलम 2012 से 2013 शामिल है, जिसके लिए उन्होंने मिनीसीरीज या मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीता। बोर्डवॉक एम्पायर 2012 से 2013, द यंग पोप 2016, काउंटरपार्ट 2018 से 2019, सक्सेशन 2018 से 2023, जिसके लिए उन्होंने उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता के लिए 3 प्राइम टाइम एमी अवार्ड नामांकन अर्जित किए, और शुगर 2024। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। क्रॉमवेल का जन्म कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स में हुआ था। वह अभिनेत्री के जॉनसन और अभिनेता और निर्देशक जॉन क्रॉमवेल के बेटे हैं। 5 जिन्हें मैकार्थी युग के दौरान ब्लैकलिस्ट किया गया था। उनके माता-पिता का 1946 में तलाक हो गया। 7 उनके पास अंग्रेजी, जर्मन, आयरिश और स्कॉटिश वंश है। 8-9 उन्होंने 1958 में द हिल स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 10 और मिडिलबरी कॉलेज, 11 और कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने 1964 में BFA के साथ स्नातक किया। 12-13 उन्होंने HB स्टूडियो में अपना अभिनय प्रशिक्षण प्राप्त किया। 14 आजीविका। क्रॉमवेल का पहला टेलीविजन प्रदर्शन 1974 में द रॉकफोर्ड फाइल्स के एक एपिसोड में टेरी, एक टेनिस प्रशिक्षक की भूमिका में था। कुछ हफ्ते बाद 15 उन्होंने ऑल इन द फैमिली में स्ट्रेच कनिंघम के रूप में एक आवर्ती भूमिका शुरू की। 1975 में उन्होंने टेलीविजन पर बिल लुइस के रूप में शॉर्ट लिव्ड हॉट एल बाल्टीमोर में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई और MSH के एपिसोड लास्ट लाफ में कैप्टन लियो बार्डोनारो के रूप में दिखाई दिए। 1 साल बाद
उन्होंने नील साइमन की क्लासिक जासूसी स्पूफ मर्डर बाय डेथ में अपनी फिल्मी शुरुआत की। 16 क्रॉमवेल ने बार्नी मिलर 1977 से 1981 के 4 एपिसोड में 4 अलग-अलग किरदार निभाए। 1980 में क्रॉमवेल ने लंबे समय से चल रही टेलीविजन सीरीज लिटिल हाउस ऑन द प्रेरी के 2 भाग वाले एपिसोड लॉरा इंगल्स वाइल्डर में अतिथि भूमिका निभाई। उन्होंने अलमंजो वाइल्डर के पुराने दोस्तों में से एक हार्वे मिलर की भूमिका निभाई। उदाहरण आवश्यक 1980 के दशक में क्रॉमवेल नियमित रूप से टेलीविजन पर काम करते रहे, लेकिन उन्होंने टैंक और रिवेंज ऑफ द नर्ड्स दोनों 1984 में सहायक भूमिकाओं के साथ फिल्मों में काम किया। उन्होंने केविन पीटर हॉल के साथ सिटकॉम नाइट कोर्ट में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने एक मानसिक रोगी की भूमिका निभाई। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों बेब 1995, द पीपल वर्सेस लैरी फ्लिंट 1996, द एजुकेशन ऑफ लिटिल ट्री 1997, एले कॉन्फिडेंशियल 1997, द ग्रीन माइल 1999, द जनरल्स डॉटर 1999, स्नो फॉलिंग ऑन सीडर 1999, स्पेस काउबॉयज 2000 और द लॉन्गेस्ट यार्ड 2005 में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। क्रॉमवेल की पहली स्टार ट्रेक भूमिका 1990 में स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जनरेशन में सीजन 3 के एपिसोड द हंटेड में थी। उसके बाद 1993 के एपिसोड बर्थराइट पार्ट 1 में जगलोम श्रेक के रूप में। उन्होंने स्टार ट्रेक फर्स्ट कॉन्टैक्ट 1996, स्टार ट्रेक एंटरप्राइज पायलट एपिसोड ब्रोकन बो और 2022 स्टार ट्रेक लोअर डेक सीजन 3 प्रीमियर एपिसोड ग्राउंडेड में डॉ. जेफ्राम कोचरन की भूमिका भी निभाई। स्टार ट्रेक एंटरप्राइज एपिसोड इन ए मिरर डार्कली ने फर्स्ट कॉन्टैक्ट फुटेज में से कुछ का पुनः उपयोग किया। 17 क्रॉमवेल स्टार ट्रेक डीप स्पेस 9 एपिसोड स्टारशिप डाउन में हनोक के रूप में भी दिखाई दिए। उन्होंने ड्रीमवर्क्स की स्पिरिट स्टैलियन ऑफ द सिमरॉन में कर्नल की आवाज भी दी। 18 टेलीविजन फिल्म आरकेओ 281 में अखबार टाइकून विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट की भूमिका के लिए क्रॉमवेल को टेलीविजन मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता की श्रेणी में एमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। अगले वर्ष उन्हें एनबीसी मेडिकल ड्रामा सीरीज ईआर में बिशप लियोनेल स्टीवर्ट की भूमिका निभाने के लिए अपना दूसरा एमी पुरस्कार नामांकन मिला। 2004 में उन्होंने द वेस्ट विंग के एपिसोड द स्टॉर्मी प्रेजेंट में पूर्व राष्ट्रपति डी. वायर न्यूमैन की भूमिका निभाई। 2003 से 2005 तक क्रॉमवेल ने एचबीओ ड्रामा सीरीज 6 फीट अंडर में जॉर्ज सिबली की भूमिका निभाई, जिसने उन्हें 2003 में अपना तीसरा एमी पुरस्कार नामांकन दिलाया। अपने बाकी कलाकारों के साथ उन्हें 2005 और 2006 में ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी के लिए 2 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स के लिए भी नामांकित किया गया था। उन्होंने फॉक्स थ्रिलर ड्रामा सीरीज 24 के छठे सीजन में मुख्य किरदार जैक के पिता फिलिप बाउर की भूमिका भी निभाई। 19 अक्टूबर 2007 में क्रॉमवेल ने ड्रूइड थिएटर कंपनी के यूजीन ओनील के लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट के प्रोडक्शन में जेम्स टायरोन सीनियर की मुख्य भूमिका निभाई, जो कि अल्स्टर बैंक डबलिन थिएटर फेस्टिवल की 50वीं सालगिरह के हिस्से के रूप में डबलिन के गेटी में हुआ था। 20 उसी वर्ष उन्हें फिल्म में उनकी कलात्मक उपलब्धियों के लिए सैन लुइस ओबिस्पो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से किंग विडोर मेमोरियल पुरस्कार मिला। क्रॉमवेल ने ओलिवर स्टोन की W 2008 में जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश की भूमिका निभाई, जो कि 2003 में इराक पर आक्रमण तक बुश के बेटे के सत्ता में आने की कहानी है। 21 क्रॉमवेल ने डिज्नी फिल्म बिग हीरो 6 2015 में क्रॉमवेल ने डॉक्यूमेंट्री इमिनेंट थ्रेट का निर्माण किया, जो नागरिक स्वतंत्रता पर आतंकवाद के युद्ध के प्रभाव से निपटती है। 22 2016 में क्रॉमवेल ने एचबीओ की सीरीज द यंग पोप में जूड लॉ और डायने कीटन के साथ अभिनय किया। 23 2018 में वह एचबीओ के सक्सेशन और स्टारज के काउंटरपार्ट में दिखाई दिए। 24 2020 में
क्रॉमवेल ने ऑस्ट्रेलियाई कॉमेडी ड्रामा फिल्म नेवर टू लेट में अभिनय किया। 25 क्रॉमवेल ने ऑपरेशन बफेलो में अभिनय किया, जो आउटबैक ऑस्ट्रेलिया में परमाणु बम परीक्षणों के बारे में एक ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन कॉमेडी ड्रामा सीरीज है, जिसे 31 मई 2020 से ABC पर प्रदर्शित किया गया। वह वर्तमान में HBO मैक्स शो जूलिया में जूलिया चाइल्ड के पिता जॉन मैकविलियम्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं। 26. 2021 में क्रॉमवेल ने साइकेडेलिक कॉमेडी मोंडो हॉलीवुडलैंड का निर्माण किया, जिसका निर्देशन जेनेक एम्ब्रोस ने किया, जिन्होंने इमिनेंट थ्रेट का भी निर्देशन किया था। 27. सक्रियतावाद। क्रॉमवेल लंबे समय से प्रगतिशील कारणों के पैरोकार रहे हैं, खासकर पशु अधिकारों के संबंध में। टेक्सास में एक स्टॉकयार्ड को देखने और गंध, आतंक और चिंता का अनुभव करने के बाद वह 1974 में शाकाहारी बन गए। 28 वह 1995 की फिल्म बेब में किसान हॉगेट का किरदार निभाते हुए शाकाहारी बन गए। 29 वह अक्सर पेटा के लिए पशु क्रूरता से संबंधित मुद्दों पर बोलते हैं, मुख्य रूप से सुअरों के इलाज पर। 30 2017 में उन्हें सीवर्ल्ड के ओरका व्हेल के इलाज के खिलाफ पेटा के विरोध के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जिस पर उन्होंने समुद्री स्तनधारियों की पीड़ा और अकाल मृत्यु के बारे में बात की थी। 31. क्रॉमवेल ने मर्सी फॉर एनिमल्स द्वारा निर्मित एक वृत्तचित्र लघु फिल्म फार्म टू फ्रिज के कथावाचक के रूप में काम किया। 32. क्रॉमवेल और J.G. हर्चलर ने 2016 में क्रेस्टवुड स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन के दौरान अपनी गिरफ्तारी के सबूत दिखाए। फरवरी 2013 में क्रॉमवेल को पशु अधिकार कार्यकर्ता जेरेमी बेकहम के साथ विस्कॉन्सिन बोर्ड ऑफ रीजेंट्स की बैठक को बाधित करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जबकि परिसर में जानवरों के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में एक बिल्ली की ग्राफिक तस्वीर दिखा रहे थे। 33-34 यह घटना, जिसने व्यापक प्रेस कवरेज प्राप्त की, 25 मार्च 2013 को हल हो गई, जब क्रॉमवेल का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने गैरापराधिक अपराध के लिए नो कॉन्टेस्ट याचिका दर्ज की और $100 जब्त और $263.50 की अदालती लागत का भुगतान करने के लिए सहमत हुए। 35 दिसंबर 2015 में उन्हें एक पुरस्कार प्राप्त करने वाली ऊर्जा कंपनी को परेशान करने के लिए न्यूयॉर्क के एक कार्यक्रम से हटा दिया गया था। 36-37 उन्हें और उनके साथी प्रदर्शनकारियों, जिन्हें वावेंडा 6 कहा जाता है, को अव्यवस्थित आचरण और यातायात में बाधा डालने का दोषी ठहराया गया था। उन पर $375 का जुर्माना लगाया गया, जो 29 जून 2017 तक देय है, और उन्हें 16 घंटे की सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई गई है। 38-39-40 जुर्माना भरने से इनकार करने पर उन्हें 1 सप्ताह जेल की सजा सुनाई गई, जो 14 जुलाई को जाने वाली थी। 41 हालांकि उन्हें 3 दिन बाद 17 जुलाई को रिहा कर दिया गया। 42 क्रॉमवेल और साथी स्टार ट्रेक अभिनेता J.G. हर्चलर उन 19 लोगों में शामिल थे, जिन्हें 6 जून 2016 को सेनेका झील के पास नमक की गुफाओं में भूमिगत गैस भंडारण के विरोध में वॉटकिंस ग्लेन, न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया था। 43 6 जून 2017 को उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के एक फंडरेजर, जिसमें न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कुओमो और हाउस माइनॉरिटी लीडर नैन्सी पेलोसी ने भाग लिया था, से पावर स्टेशन के बारे में विरोध प्रदर्शन करके कार्यक्रम को बाधित करने के बाद बाहर निकाल दिया गया था। 44 क्रॉमवेल को फिर से गिरफ्तार किया गया, इस बार 24 जुलाई को सीवर्ल्ड में पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा, के साथ एक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के बाद अतिचार के लिए। 45 31 अक्टूबर 2019 को क्रॉमवेल को 34 वर्षीय पशु अधिकार कार्यकर्ता जेरेमी बेकहम के साथ फिर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी सिस्टम बोर्ड ऑफ रीजेंट्स की बैठक को बाधित किया, जिसके बाद उन पर अव्यवस्थित आचरण का आरोप लगाया गया। दोनों पेटा द्वारा किए गए प्रदर्शन का हिस्सा थे, जिसमें AM द्वारा चिकित्सा अनुसंधान के लिए कुत्तों के उपयोग का विरोध किया गया था।
दोनों को $5,000 प्रत्येक के बॉन्ड जमा करने के बाद रिहा कर दिया गया। 46. मई 2022 में क्रॉमवेल ने प्लांट आधारित दूध के अधिभार का विरोध करने के लिए मैनहट्टन स्टारबक्स के काउंटर पर अपना हाथ चिपका दिया। 47 उस वर्ष बाद में पेटा ने उन्हें अपना 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया। 48 अप्रैल 2023 में उन्होंने इंद्रलोक पशु अभयारण्य में वध के लिए नियत एक सुअर को फिर से बसाने में मदद की और इसका नाम बेब रखा। 49 व्यक्तिगत जीवन। क्रॉमवेल ने 1977 में एन उल्वेस्टेड से शादी की। 50 1986 में उनका तलाक हो गया। इस जोड़े के 3 बच्चे थे, केट, जॉन और कॉलिन। 13 क्रॉमवेल ने 29 मई 1986 को अभिनेत्री जूली कॉब से शादी की। 2005 में उनका तलाक हो गया। 51 1 जनवरी 2014 को क्रॉमवेल ने स्टुअर्ट के पूर्व अदर वर्ल्ड के सहकलाकार चार्ल्स कीटिंग के घर पर अभिनेत्री अन्ना स्टुअर्ट से शादी की। 52 53 क्रॉमवेल वारविक, न्यूयॉर्क में रहते हैं। 54. क्रॉमवेल अपनी ऊंचाई के लिए जाने जाते हैं। 6 फीट 7 इंच 2.01 मीटर पर 5 वह अकादमी पुरस्कार के लिए नामित सबसे लंबे अभिनेता है। उनके बेटे जॉन भी लंबे हैं, जो 6 फीट 8 इंच 2.03 मीटर है। 1:55 2012 की फिल्म मेमोरियल डे में जॉन ने युवा बड वोगेल की भूमिका निभाई, जबकि जेम्स ने उन्हें दादा के रूप में निभाया। 56 और दोनों क्रॉमवेल अमेरिकन हॉरर स्टोरी एसाइलम 2012 और बेट्रेयल 2013 के पहले सीजन में अलग-अलग उम्र में एक ही चरित्र के रूप में दिखाई देते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण। 1964 में कई डीप साउथ राज्यों के थिएटर दौरे के दौरान क्रॉमवेल को नागरिक अधिकार आंदोलन के अनुभवों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्थानीय प्रचारकों और आने वाले कार्यकर्ताओं के साहस। क्रॉमवेल ने नागरिक अधिकार कार्यकर्ता मिकी श्वार्नर के साथ हाई स्कूल फुटबॉल खेला था, जिनकी 1964 में मिसिसिपी में उनके 2 सहयोगियों के साथ हत्या कर दी गई थी, ने उन्हें कार्यकर्ता बनने के लिए राजी कर लिया। बाद में वे वियतनाम युद्ध विरोधी आंदोलन में शामिल हो गए। 57 और 1960 के दशक के अंत तक क्रॉमवेल पैंथर्स की रक्षा करने वाली समिति के सदस्य थे। यह समूह ब्लैक पैंथर पार्टी के 13 सदस्यों का बचाव करने के लिए आयोजित किया गया था, जिन्हें साजिश के आरोप में न्यूयॉर्क में कैद किया गया था। सभी 13 को अंततः रिहा कर दिया गया। 2004 में CNN के साथ एक साक्षात्कार में क्रॉमवेल ने पैंथर्स की प्रशंसा की। 58. अक्टूबर 2008 में एक साक्षात्कार में क्रॉमवेल ने रिपब्लिकन पार्टी और जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी विदेश नीति या तो हमें या पूरे ग्रह को नष्ट कर देगी। 21. उन्होंने 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बर्नी सैंडर्स के राष्ट्रपति अभियान का समर्थन किया। 59. फिल्मोग्राफी। तो दोस्तों ये जो मूवी है 6 सितंबर 2024 को देखने को मिली थी और 131 मिनट टोटल रनिंग लाइन थी। साथ ही साथ इसे एक तरह से इंडिया के अंदर इसी डेट को रिलीज़ किया गया है, यानी आज रिलीज़ हो चुकी है। रेटिंग इसकी 7.4 की आ रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया है 100 में से। बाकी अब जैसे ये रिलीज़ हो जाती है एक तरह से और भी लैंग्वेजों में, तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर लाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।